वीडियो लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं आपको न्यू ईयर भी वीडियो में विश नहीं कर पाई, तो हैप्पी न्यू ईयर। बहुत लेट है बट कोई बात नहीं। तो चलो अब बात करते हैं आपके प्री बोर्ड्स के बारे में। आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता है। तो कईयों के फरवरी में होंगे, कईयों के फरवरी मिड में होंगे। तो अभी प्री बोर्ड के बारे में फोकस करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों को कवर अप करना है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो कैसे कम समय में भी पढ़कर अच्छे एक परसेंटेज स्कोर करा जाए। तो पहले बात करते हैं, जो प्री बोर्ड का लेवल होता है ना वो हमेशा ही टफ होता है। तो ये बात अपने माइंड में लेकर चलना कि हो सकता है कि जो आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया है वो चीजें आपको पेपर में ना दिखने को मिले। पेपर थोड़ा उसके हाई लेवल का हो और आप कहो कि भाई ये क्या है, बुक में नहीं है, मैडम ने ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स ऐसे घुमा फिरा के डाल देती हैं, क्योंकि उनको होता है कि यार स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छी तरह से पढ़ कर जाए, अगर बाय चांस बोर्ड का पेपर टफ आ जाए। तो जो प्री बोर्ड है उसको लेकर चलो कि उसमें तुम्हारे जो नंबर है वो कम आएंगे ही आएंगे एज कम्पेयर टू तुम्हारे बोर्ड। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 80 या 75 तक आता है तो तुम मानकर चलो तुम बोर्ड में 90 अबव लेकर आ सकते हो। ओके, तो सेकंड बात है पैनिक। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत ज्यादा पैनिक हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन आ रही है कि भाई कुछ नहीं पढ़ा, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो, पढ़ने का ना सिंपल सा फंडा है। दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, या तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा या फिर जिनका तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ने का मन है तो उनको तो मैं एक ही बात कहूंगी कि अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज तो पड़े ही हैं। अगर फरवरी से भी शुरू करते हो, फरवरी मार्च, तो यू हैव 60 डेज आपके बोर्ड तक। ओके, तो आप शुरू से भी सारा शुरू कर सकते हो सिलेबस। ठीक है, सारे चैप्टर 1 बाय 1 यूट्यूब से देखने, यूट्यूब से देखो। अगर यूट्यूब से नहीं देखने तो अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अपने क्लास के टॉपर से पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो आप शुरू से भी शुरू कर सकते हो। तो उन बच्चों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं जो पढ़ना चाहते हैं। पूरा अपना टाइम टेबल बनाओ। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिसमें पूरा बता रखे कि आपको कैसे सिलेबस कवर करना है 2 मंथ में, 3 मंथ में। तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। तो अब बात करते हैं जिन बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं करता कि दी जो मर्जी हो जाए, मतलब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो देखो गाइस, अगर पढ़ने का मन भी नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं भी आता, तब भी पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टडी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको परसेंटेज तो अच्छी लेकर आनी ही पड़ेगी, अच्छी एक डिसेंट परसेंटेज तो लानी पड़ेगी ना। 70, 75, 80 तक तो लेकर ही आओगे ना। अगर थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो 90 तक भी पहुंच जाओगे। तो देखो उनके लिए क्या है, तो उनको क्या करना है, उनको समरी पढ़नी है। जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपकी बुक है, ठीक है, आप उस चैप्टर के लिए समरी पढ़ सकते हो। अब समरी खुद पढ़नी है, खुद पढ़ लो तो बेटर रहेगा। आप 1 शॉर्ट वीडियो देख लो। हर चैप्टर के ऊपर आपको यूट्यूब पे 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाती है जहां पर टीचर्स ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा होता है पूरा का पूरा चैप्टर। आपको जो चैप्टर आपको पूरी वीडियोस में 7-8 घंटे में करवाया था वो वहां पर आपको 1 या फिर 1.5 आवर में पूरा करवा दिया जाता है। और ये बेस्ट रहता है उन बच्चों के लिए जिनका पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उनका क्या होता है ना कि हमें शॉर्ट में बता दो, बाकी वो कहानी बना लेते हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा। तो फिर आते हैं, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं रहा, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अपने फ्रेंड्स से या फिर टॉपर से पूछ लो। ठीक है, जो भी आपके क्लास का टॉपर है ना, ऑब्वियसली सीधी तरह तो आपको कोई बताएगा नहीं, थोड़ा सा मक्खन लगाओ, थोड़ी सी तारीफ करना उसके। ठीक है ना, तो वो जो है आपको बता देंगे कि ये चीजें पढ़नी है। और टॉपर से हमेशा इजी रहता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है, तो उनके लिए इजी होता है चीजें समझानी। और उसको थोड़ा मक्खन लगाओ कि भाई तेरी भी रिवीजन हो जाएगी, एक बार मुझे पढ़ा दे। तो जब आप उनसे समझोगे तो साथ साथ में आप फ्लो चार्ट बना लेना है, जो भी वो चीज बोल रहे होंगे उसको लिखते चलना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से करते हो ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ आती हैं। अब बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स है। तो पहली बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो जब भी आपको मैथ्स पढ़ना है ना, तो मैथ्स का फंडा क्या है, तो मैथ्स ना काफी ज्यादा इजी बन जाता है अगर आप उसके फंडामेंटल समझ के चलते हो। अगर आप उसके बेसिक्स नहीं क्लियर कर रहे तो फिर मैथ्स टफ हो जाता है। तो मैथ्स के लिए मैं सबसे जो बेस्ट आपको रिकमेंड करूंगी, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है ना, उनका चैनल है यूट्यूब पे, तो वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कवर करवा रखा है। 10th के लिए भी करवाया हुआ है, 12th के लिए भी करवा रखा है। हर चैप्टर की उन्होंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी है। पहले वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझाते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, अगर आप हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन समझ लेते हो वीडियो से, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैथ्स की यही तो बात है कि अगर आपने शुरू से उसका कुछ समझ लिया, फॉर्मूला अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, बाकी तो आप खुद ही निकाल
निकाल लोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होती। तो मैथ्स इसलिए इजी बन जाता है और स्कोरिंग भी बन जाता है अगर आपको अच्छी तरह से फॉर्मूलेस आते हैं। फिर बात करते हैं साइंस की। तो देखो साइंस का क्या सीन है, साइंस का सारा जो उसका फंडा है वो अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट पे है। अगर आपको साइंस में अंडरस्टैंडिंग है ना, कि आपको समझ आ रहा है कि इस चीज में क्या हो रहा है, इस चीज में कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, ये चीज कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, तो साइंस एकदम बेस्ट है। मतलब मैथ्स से भी ज्यादा स्कोरिंग मैं कहूंगी आपकी साइंस बन जाती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे साइंस नहीं समझ आती, तो देखो सिंपल सी बात है, साइंस को सिर्फ हिंदी में समझने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, इस चीज में क्या फंडा है, तो साइंस आपके लिए बहुत इजी बन जाएगी। और उसको अपनी लैंग्वेज में समझो और बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना बहुत इजी हो जाती है। बिलीव मी गाइस, साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इजियर सब्जेक्ट। फिर आता है आपके पास एसएसटी, ठीक है। तो देखो जिनके पास एसएसटी है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छी लगती है, वो तो बहुत आराम से कर लेंगे। मेरे लिए एसएसटी इज लाइक रट्टा, ठीक है। तो मुझे अगर मैं एसएसटी को इंग्लिश में पढ़ती थी मुझे वो रट्टा ही लगता था, मुझे समझ नहीं आती थी एसएसटी, ओके। तो और जो बच्चे मेरे जैसे जिनको नहीं समझ आते तो उनको मैं एक टिप ये देना चाहूंगी कि जब भी आपको एसएसटी को पढ़ना है ना, तो उसके भी हमेशा शॉर्ट नोट्स या फिर समरी समझ लो, चैप्टर में है क्या। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी कहानी समझ लो कि में क्या क्या है, पहले ये था, ऐसा था, वैसा था। उसको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हो। अगर आप हिस्ट्री में हो तो आप उसकी डेट्स लिख सकते हो, उसके सामने लिख सकते हो तब ये इवेंट हुआ था, सेकंड डेट ये इवेंट हुआ था, उसकी चैट बना लो, पहले ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो हिस्ट्री आपको याद हो जाती है। इसी तरह से जो सिविक्स है वो तो आपकी लर्निंग वाली है, वो पॉलिटिक्स वगैरह रहती है, वो आप खुद भी कर लेते हो। ज्योग्राफी आता है जहां पर फिर से रट्टा लगता है, तो वो चीजें आपको जो रट्टा लगानी पड़ती है, लेकिन रट्टा भी अगर आप थोड़ा फ्लो चार्ट समझकर हिंदी में लगाओगे ना तो चीजें इजी हो जाती हैं। फिर आता है आपका इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्ट है। हिंदी एज कम्पेयर टू इंग्लिश मुझे लगता है काफी ज्यादा इजी होती है, ओके, क्योंकि हिंदी जो हमारी खुद की नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, हम सबको खुद हिंदी आती है, तो हिंदी में तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो रहती नहीं, ठीक है। बाकी जो आपके ग्रामर रहती है जिसमें आपके अनुलोम विलोम ये सब चीजें आती हैं, वो सब चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो काफी ज्यादा स्कोरिंग हो जाती है। तो हिंदी में जो आपके चैप्टर्स है आपको सिर्फ वही पढ़ने होते हैं, और अगर वो भी आपने पढ़ लिए तो आप खुद भी लिख लेते हो आंसर, तो हिंदी तो निकाल ही दो ना, ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इधर बात करते हैं इंग्लिश की, जहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स कटते हैं क्योंकि ग्रामर की जो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको वर्डिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने स्टार्टिंग में एस बड़ा डाला है नहीं डाला है, या आपकी जो बाकी जो आपकी पूरी लैंग्वेज आप लिख रहे हो उसमें इज लगा है, प्रेजेंट सेंटेंस चल रहा है या फिर पास्ट सेंटेंस चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपकी ग्रामर मिस्टेक्स मैटर करती है। बाकी एसएसटी साइंस यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता, बस आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए इंग्लिश में। तो अब बात करते हैं इंग्लिश को कैसे करना है। तो देखो इंग्लिश में आपको जो सारा का सारा फोकस होना चाहिए ना वो ग्रामर पे होना चाहिए। अगर इंग्लिश में आपको एक बार ग्रामर आ गई ना तो आप उसके क्वेश्चंस भी खुद बना लोगे, ठीक है, उसके आंसर्स भी खुद कर लोगे। और एक बार जो ग्रामर है, ग्रामर आपकी होती भी उसमें ज्यादा है, आपकी जो ऐसे राइटिंग होती है, ठीक है, उसमें भी ग्रामर होती है, लेटर होती है, हर जगह पे आपकी जो ग्रामर है वो यूज होने ही वाली है। तो इंग्लिश में एक चीज पे पकड़ बना लो, वो है ग्रामर, ठीक है। टेंसेस पे पकड़ बनाओ कि आपको कब प्रेजेंट वाला यूज करना है, कब पास्ट वाला यूज करना है, उस पे पकड़ बनाओ तो आपकी जो इंग्लिश है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है और उसमें काफी अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो था पढ़ने का सीन, ठीक है। अब ये हो गया पढ़ने का सीन। पहला बात करते हैं कि पढ़ना क्यों, ये चीज भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए ना कि आपका भी अगर माइंडसेट नहीं बना कि भाई मेरा तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सब चीजें, तो देखो एक बात अपने माइंड में डाल लो कि अगर अभी आप 10th में हो तो आपको 75% तो चाहिए ही चाहिए, ओके, क्योंकि प्री बोर्ड के जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपको जो है एडमिशन मिलती है अगर आप आगे जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है अगर आपके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए होते तो आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर आपको साइंस लेना है तो वहां पे आपको 80-75 चाहिए होते हैं। तो ये चीज दिमाग में लेकर चलना, क्योंकि जब भी आपको आगे चलना है +1 में तब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है जून में, ओके। तो जो आपके एडमिशन है वो तो शुरू हो जाती है पहले से, लेकिन शायद इस बार थोड़ा फंडा अलग रहेगा, लेकिन फिर भी उसी हिसाब से रिजल्ट भी तो लेट ही आएगा ना, ये बात थोड़ा सोच कर जाना। तो जो आपका एडमिशन है तब तक प्री बोर्ड के बेसिस पे ही मिलती है, तो प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर करते हैं। नहीं तो फिर बाद में बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं कि दी पता नहीं एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मुझे साइंस स्ट्रीम मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ओके।
फिर आता है कि भाई पढ़ना कैसे, ये मैं आपको पूरी ये बता चुकी हूँ सारी चीजें, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या पढ़ना है। तो देखो, एक तो है आपके पास बोर्ड, फिर आपके पास है प्री बोर्ड, ठीक है। तो मेन जो आपको फोकस होना चाहिए ना वो बोर्ड पे ही होना चाहिए, ओके, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है वो तो बोर्ड है ना। लेकिन जब आप बोर्ड का पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, अपने मैम के नोट्स पढ़ रहे हो, खुद अपने नोट्स लिख रहे हो, वो सब चीजें आपके आगे बोर्ड में। लेकिन जैसे आपका प्री बोर्ड शुरू होगा ना, आपको थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि जो प्री बोर्ड मैंने आपको बताया थोड़े से टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं? क्योंकि जो मैम होते हैं ना उसको अपने फेवरेट क्वेश्चन डालने को रहता है, तो उसमें जो आपको जो टीचर ने पढ़ाया स्पेशली वो चीजें आपको अच्छी तरह से करके जानी है। क्योंकि जो प्री बोर्ड है वो आपके चेक भी आपके मैम ने करने हैं, तो थोड़ा उनकी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस लिख कर आओगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाते हैं। फिर आता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको आपकी टीचर ने नोट्स में बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टीचर की एक आदत होती है ना कि जब वो पढ़ाते हैं तो वो बताते होते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से करके जाना। तो वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो मैडम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चन में से जरूर पेपर आएगा ही आएगा। और जो जैसे कि आपके टेस्ट हुए होंगे क्लास में, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ के जाना, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये पूरा मैडम का जो भी आपके टीचर है वो जो बोर्ड डालेंगे उनका जो माइंडसेट है ना, उनके अकॉर्डिंगली आपको प्री बोर्ड में पढ़ के जाना है। प्री बोर्ड में आपको जो क्वेश्चन है वो थोड़े ट्विस्टेड आएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और जो एमसीक्यूज है वो थोड़े टफ हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, जिसने अंदर से पूरा पढ़ा होगा उसी को पता होगा। और जैसे ये बात है ना कि आपके जो क्वेश्चन है वो ट्विस्टेड हो सकते हैं, तो देखो क्वेश्चन जैसा भी आए आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, आपको जो लगता है कि हाँ इसमें हो सकता है, आपको लिखकर आना ही आना है। अगर आपके एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो जो भी उस क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड दे रखा है तो आपको उस कीवर्ड पे ही फोकस करना है, ठीक है। अगर मुझे कोई भी डेफिनेशन दी रखी है, मुझे उसका नहीं पता इतना कि इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो क्वेश्चन छोड़कर आना है। उस क्वेश्चन में मुझे जो समझ आ रहा है, उस क्वेश्चन में मुझे जो भी शब्द दिख रहा है, जो भी मेरे वर्ड दिख रहे हैं, मैं उसी को एक्सप्लेन करके आऊंगी, उसी के बारे में कहानी लिख कर आऊंगी। तो छोड़ के कुछ भी नहीं आना, जो भी आपको उसमें वर्ड दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली जो पैराग्राफ जो भी कहानी बनानी लिख कर जरूर आना, नंबर जरूर मिलेंगे आपको, ओके। फिर आता है यार सबसे लास्ट पॉइंट कि आपकी जो स्पीड है ना वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 1 साल हो गया है घर बैठे बैठे, ठीक है, ज्यादा हमने लिखे नहीं है, हमारे हाथ इतने नहीं चल रहे होंगे, स्पीड जो है स्लो हो चुकी है, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली हमारा पेपर नहीं खत्म हो पाएगा। तो थोड़ा अपना स्पीड पे ध्यान दो, टाइम लगाकर घड़ी लगाकर पढ़ना शुरू करो, तो आपको पता लगे कि आपका कितना टाइम किस क्वेश्चन पे जाता है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां पे हार्डली आपके 4 to 5 मिनट्स ही जाने चाहिए ना। अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो, 5 मार्क्स का कर रहे हो तो आप 10 मिनट्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा अपनी स्पीड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, पेपर में आपको सोचना भी है, उसके साथ लिखना है। तो पहले आप अपने दिमाग में सोचोगे फिर लिखोगे, तो सोचने में टाइम लगता है, ठीक है। लिख तो लोगे जल्दी जल्दी, लेकिन सोचने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, उसके लिए आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। तो यही थी मेरी तरफ से आपको बोर्ड की सारी टिप्स की आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, कि आपको थोड़ा आइडिया मिल पाए कि हमें कैसे प्रेपरेशन शुरू करनी है। और वन इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अगर आपके एग्जाम्स में अगर अभी 15 दिन पड़े हैं, ठीक है, मान लो किसी के एग्जाम 10 फरवरी से शुरू है या फिर किसी के 15 फरवरी से शुरू है, तो आपके पास जितना भी टाइम पड़ा है, अगर कम भी पड़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पूरा प्लान करो कि ठीक है आज मेरे पास इतना टाइम पड़ा है, मेरे पास इतने डेज रहेंगे, पूरा कैलेंडर में मार्क खोलो चीजें कि इतने मेरे पास डेज पड़े हैं, इतने मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे जो वीक सब्जेक्ट है मेरे ये वाले हैं और ये मेरे को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। तो जो आपके स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उनको और स्ट्रॉन्ग बना लो कि उनमें बिल्कुल भी कमी ना रहे आपके मार्क्स कटने की, और जो थोड़े से आपके वीक सब्जेक्ट है जिनको आपको लगता है कि हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, उन पे प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि वो चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी। जो चीज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो तो आप 1-2 बार पढ़ोगे आपको फिर से हो जाएगा रिकैप, ओके। लेकिन जो वीक है, जो आपको नहीं आते, उस पर थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो अपने डेज है उसको मैनेज करो, अपना जो टाइम है उसको मैनेज करो कि हाँ जो मेरे टफ सब्जेक्ट है, जो मुझे वीक लगते हैं, उनमें मैं 2 दिन लगाऊंगा, जो मेरे इजी सब्जेक्ट है उसमें मैं 3-4 घंटे लगाऊंगा। तो ऐसे जब अपना पूरा डे को शेड्यूल करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बहुत वो घड़ी आ चुकी है कि जब जो आपकी जर्नी है वो खत्म होने वाली है,
और अब 10th में हो, +2 में हो, तो आपकी जो जर्नी है वो खत्म होने वाली है। तो बस चीज पे फोकस करो, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। टिल देन